थोड़ा अपना जीभ मूवमेंट कर पाती है, पहले जीभ मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, इधर उधर कर ले रही है, थोड़ा सा मुंह खोल पा रही है। उस दिन भी आपसे वीडियो कॉल में बात हुई थी, तो उस दिन ये नहीं कर पा रही थी, फिर ये करना चालू हाँ, किया। डॉक्टर लोगों ने तो हम लोग को मना ही कर दिया था कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी करके। आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। 1 तारीख से मैंने अपनी कोई बीपी की मेडिसिन, कोई शुगर की मेडिसिन, किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, मेरी जो थी डिप्रेशन की, कोई मेडिसिन मैंने नहीं ली। मैं विदाउट मेडिसिन यहाँ पर इस वक्त हूँ और मेरा शुगर भी नॉर्मल है, 100 है, और रात का भी शुगर मेरा 120 है, जो 10.2 HbA1c था। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। सोजन में 19-20 रहा है सर। तो पिछले 20 सालों में मैंने ये देखा है कि अगर इंसान जिंदा है, खा पा रहा है, सांस ले पा रहा है, तो इंसान ठीक हो ही जाता है। अगर आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी का नाम जो आपके दिमाग में आता हो, सोच लीजिए वो नाम आसान से आसान बीमारी जिसे माना जाता है डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट है, या थोड़े मुश्किल बीमारी मानी जाती है किडनी फेलियर या कैंसर जिसे थोड़ी मुश्किल मानी जाती है, या फिर लीवर की दिक्कत, या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या छोटे बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियां। तो पहला तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, तो आपके दिमाग में घुसा ही देते हैं कि ठीक तो हो नहीं सकती, अब मान ही चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दवाई पे रहना है। जब ठीक ही नहीं हो सकती तो दवाई क्या कर रही है, तो बोलेंगे दवाई इसको कंट्रोल करेगी, मेंटेन करेगी। तो क्या वाकई में वो मेंटेन कर रही है या कंट्रोल कर रही है? किसी भी तरह से कंट्रोल का मतलब है कि बीमारी आगे ना बढ़े, उतनी रहे, तो उसे हम कंट्रोल बोल सकते हैं। जितना दर्द है उतना ही दर्द रहे, जितनी सूजन है उतनी ही रहे, जितनी दिक्कत है उतनी ही रहे, उससे आगे ना बढ़े, तो उसे कंट्रोल बोल सकते हैं हम। लेकिन क्या ऐसा होता है? ट्रुथ ये है कि ऐसा होता ही नहीं है। वो दवाइयाँ आपको नई बीमारियाँ देती है, और जो बीमारी के लिए आप गए थे वो भी बढ़ती रहती है, और बड़ी तेज़ी से बढ़ती रहती है। ये सारे मेरे अनुभव नहीं है सिर्फ, ये सारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पेपर है पूरे दुनिया में। और मैं तो ये बोलता हूँ, आपने भी कई बार मेरे वीडियोस में देखे होंगे, कि एलोपैथी की कोई भी एक दवा जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक होती हो, 1%, मैं 100% तो बोल नहीं रहा, 1% भी ठीक होती हो, ऐसी कोई दवाई कोई बता दे तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अभी तक कोई आया नहीं, ऐसा आया ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे ये कैमरा है, ये तो लाइव चल रहा है। लाइव का मतलब है कि हमारी जो बातचीत है ये अलग अलग चैनल में लाइव है, कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी, है ना। और जबकि हमारे इसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर BRC हॉस्पिटल विस्तार वाटिका गुड़गांव में, ऐसे पेशेंट हैं आपसे पहले जो आए हैं, जो हमने सोशल मीडिया में डाला था, जो आप ही की तरह या और गंभीर रूप में आए, किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, और आके पूरी तरह ठीक होके चले गए। अब जाने के बाद ठीक हैं कि नहीं, मुख्य सवाल ये है। ठीक होके चले गए, आपको भी कई लोगों को आराम मिला, मुझे बताया, मैं एक एक करके बातचीत करके आपसे पूछूंगा भी, आप बताएंगे भी, आराम मिला तो बताएंगे, आराम नहीं मिला तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसी चीज़ को तो ठीक करना है। और घर जाने के बाद असली इलाज तब शुरू होता है, जो यहाँ पे आपने देखा, जो आपने सीखा, सुबह से लेके रात तक हमारी जो 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे आप किस तरह से बिताते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपकी सेहत कैसे होने वाली है फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ पे इसको डॉक्टर BRC हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ना समझ के एक ट्रेनिंग सेंटर समझें तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं, जो भी बताई जाती हैं, वो आपको सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं, घर पे भी करना है। 100% ना सही, 80%, 70%, कभी कभी 50%, लेकिन करते रहना है, तो जीवन की गाड़ी चलती ही रहेगी, ठीक ठाक चलती रहेगी। उम्र कितनी भी हो जाए वो चलती रहेगी, जितना भगवान ने आयु दिया है 100 साल का, वो चलता रहेगा। हमने ये देखा है, हमारे कोरोनाकाल.tv एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसमें आपकी तरह 10,000 से अधिक वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, 10,000, और 10,000 पेशेंट। सारे पेशेंट वीडियो में आके नहीं बोलते हम ठीक हो जाते हैं या गए हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में दुनिया को नहीं बताना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन जो लोग बताना चाहते हैं तो वो 10,000 हैं, है ना, तो उससे अधिक हैं, क्योंकि वो
आपने भी किसी न किसी का वीडियो देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हम भी ठीक हो सकते हैं, तो ही आप आए होंगे। आप जो ठीक होंगे तो वो कोई ना कोई देखेगा तो यहाँ आएगा। और मुख्य बात क्या है, एक और बात है, मेरा मकसद ये नहीं कि यहाँ पे आएँ या मुझसे मिलें। मेरा मकसद ये कि आप जब जाएं तो आपकी तरह और भी तो बीमार लोग होंगे, उनको यहाँ जो सीखा है, मोहित यहाँ बैठे हैं, यहाँ के चेयरमैन, तो जो यहाँ सीखा है आपने, जिससे आप ठीक हुए हैं, क्यों ना आप वही चीज़ वहाँ उनको बता दें। उनको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं ठीक हो जाए, है ना। ठीक होना चाहिए इंसान, जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, हो सके तो घर बैठे ही ठीक होना चाहिए, है ना। तो और वो हो सकता है, आप देखेंगे जब जाएंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा है, ख़ास तौर पे जो डाइट है, शाम के 6-7 बजे के बाद नहीं खाना है, घर में इम्प्लीमेंट कीजिए, सबके लिए इम्प्लीमेंट कीजिए, फॉर एवरीबडी, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। आप देखेंगे कि वो सारे भी ठीक होने लगे, जिनकी भी जो तकलीफ़ है वो आराम मिलने लगा। तो इस तरह से होना चाहिए। आप देखेंगे कि नॉर्मली हॉस्पिटल क्या होता है कि वो बार बार ज़िंदगी भर, एक क्लिनिक है, डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो सालों साल आता जाता है। सालों साल अगर कोई पेशेंट आ रहा है, इसका मतलब वो ठीक नहीं हुआ तभी तो आ रहा है ना, है ना, नहीं तो क्यों आएगा वो। किसी की ओपीडी देख लीजिए कि दिन में 100 पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन वो 100 पेशेंट कौन से वाले हैं? क्या वो नए पेशेंट हैं या वही पेशेंट हैं जो सालों से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं? हम तो बचपन से वहीं जाते हैं, अरे इतने की बीमारी है कि बचपन से वहीं जाते हैं, अभी तक ठीक नहीं कर पाए। तो यहाँ आके आप सीखिए कि कोई 2 तरह की बीमारियां हैं। एक है लाइफस्टाइल डिजीज़, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़, यानी कि हमारे लाइफ का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है शायद, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बीमारी क्रॉनिक बनती जाती है। दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब कि जो अचानक हो जाती है ना, कभी अचानक फीवर आ गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, है ना, तो ये अचानक वाली बीमारियां हैं। अचानक स्किन रैशेस हो गए, अचानक आ गया, कल तक तो नहीं था, एकाएक आ गया। तो एकाएक आने का मेन कारण होता है कई बार, अधिकतर, कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया, बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है, वो हमारे बॉडी को अटैक करती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बाई चांस उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो हम अचानक बीमार पड़ जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना, जैसे कोरोना को इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते रहे, हालांकि फ्लू था वो, या फ्लू होता है। फ्लू मतलब जो साल में 2 बार 3 बार, कभी कभी ज़्यादा भी, कभी 1 बार, कम से कम हर इंसान बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, हर इंसान, है ना, पड़ेगा ही पड़ेगा। खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, बॉडी एक, ये होगा ही होगा। ऐसे में सिर्फ अगर आप इतना कर लें कि जो DIP डाइट है, प्लेट 2 को हटा दें 3-4 दिन के लिए, तो वो ठीक हो जाता है। होना ही होना है, हमने तो नहीं देखा जब ठीक नहीं होता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक देगा, पैरासीटामोल देगा। अब वो 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, फिर दोबारा विजिट करेगा, फिर 500 रुपये और जो भी उसका फीस है वो देगा, फिर दवाइयाँ भी खरीदेगा। अब आपकी बॉडी को 2 चीज़ों से लड़ना है, बीमारी से जो पहले से लड़ रहा था, ऊपर से इन दवाई के साइड इफ़ेक्ट से। यानी कि बीमारी में जो दवाई लेते हैं वो 2 बार ठीक होना पड़ता है। उसकी बॉडी को बीमारी से अपने आप को ठीक करना है, और उसकी बॉडी को उन दवाइयों से भी अपने आप को ठीक करना है। याद रखिए, एलोपैथी में कम से कम कोई भी ऐसी दवाई बनी नहीं, मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी भला हो, है ही नहीं। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सच है, और इसके सारे सबूत हैं मेरी किताबों में, किताबें यहाँ भी हैं, आप देख लीजिए। या फिर आप यही वाला वीडियो तो लाइव है, अपने डॉक्टर को बताइए कोई इंसान ऐसा बोल रहा है, और 10 लाख रुपये मिल सकते हैं, और वो आपको मिल सकते हैं। वो एक दवाई लिख के दे दे, ये दवाई से ये वाली बीमारी 1% ठीक होती हो, नहीं लिख के देगा, है ही नहीं। तो आप भी अपने जीवन में बचपन से अभी तक जब भी गए हैं, एलोपैथी में ही गए हैं, और उसके बाद ठीक भी हुए हैं। होता क्या है कि जब भी कोई बीमारी होती है, हमारी बॉडी भी ठीक करने की कोशिश करती है। उस दौरान आप मंदिर जाइए, उस दौरान कोई झाड़ फूक वाले के पास जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपकी बॉडी ठीक करने की कोशिश कर रही है, वो ठीक होगी ही होगी। बॉडी को सिर्फ एक आपको वातावरण देना है, एक माहौल देना है, उस माहौल में रखेंगे तो बॉडी को ठीक, अपने आप को ठीक करने में आसानी होगी। वही वाला माहौल यहाँ पे डॉक्टर BRC हॉस्पिटल में देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनको खास ट्रेनिंग मिली हुई है, कम से कम समय में इंसान को फ़ायदा हो जाए और दोबारा आपको आने की आवश्यकता ना पड़े, और दोबारा कभी अगर बीमार पड़ें तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, हम अपना डॉक्टर खुद बन जाएं।
मेन मकसद ये है। बार बार आएँ, घूमने आए, मिलने आए, वो अलग बात है, लेकिन बीमार पड़ के ना आए। बीमार पड़े तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, और जब वो करेंगे तो चाहे यहाँ आके करें या आप अपने घर पे करें, रिज़ल्ट सेम ही आता है। मेरे जो अधिकतर पेशेंट्स हैं, अधिकतर, कहीं मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो मिलते हैं कि हम तो ठीक हो गए आपकी वजह से। मैंने कौन से हॉस्पिटल आए थे, कौन से क्लिनिक आए थे हमारे? नहीं, हमने तो वो वीडियो देखा था, जैसे ये चल रहा है वीडियो, और हमने किया, हम ठीक हो गए। बड़ी खुशी होती है ना। तो क्योंकि वो असली जीत है कि जो डिस्टेंस में रह के खुद ही ठीक हो जाए। ठीक होना मकसद है। फिर भी जो क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उनको थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। बार बार केयर को चेंज करना पड़ता है। कुछ तरह के थेरेपीज ऐसे हैं जो शायद घर पे उतनी अच्छा नहीं कर पाएंगे, तब हमारी यहाँ की ज़रूरत है ना। जैसे मान लो कोई डायलिसिस का पेशेंट है, तो उसको ज़्यादा की डायलिसिस को कम भी करना है और उसके सिम्टम को भी कम करना है, तो तब बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि पैर की सूजन कितनी हो जाए कम, या बीपी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, कि ताकि ड्रग टेपरिंग हो, ताकि डायलिसिस को पोस्टपोन किया जा सके। ये वाली कैलकुलेशन लोग घर पे नहीं कर पाएंगे। तो ये मॉनिटरिंग के लिए फिर ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे आपको आना पड़ता है, या आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो वाली कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आएगी। फिर हॉट वाटर इमर्शन है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे कितनी देर तक, और तब हमें क्या सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ जो यहाँ पे आके पेशेंट्स करते हैं, और वो सीखते भी हैं। तो सीखना मकसद है, क्योंकि वही वाले पेशेंट को सेम दिक्कत भविष्य में हो जाएगी, तो कम से कम उस दिक्कत के लिए वो अपने आप के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह से कोशिश ये है कि ये आपको समझाने का दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। हेल्थ एक एजुकेशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई अगर सोचे कि मैं जीवन में एक बार नहा लूँ पूरी ज़िंदगी और मैं साफ़ ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको साफ़ रहना है तो रोज़ ही नहाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ये कि हेल्थ लगातार है, लगातार करने वाली चीज़ है, कि कुछ दिन के लिए कर लिया फिर छोड़ ही दिया। छोड़ देने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारा काम ऐसा है। कोई भी काम जो आपके हेल्थ के बीच में आ रहा हो, तो उस काम को थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर वो काम भी तो नहीं रहेगा, है ना। हमारे एयरपोर्ट में कितने फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि हमारी नाइट ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऐसी है कि हम 24 घंटे काम करना पड़ता है। मैंने कहा एक दिन तो बिस्तर पे आ जाएंगे, काम ही छोड़ना पड़ेगा। बेटर है कि अभी आप छोड़ने की शुरुआत कर दो, या इतने लंबे समय तक मत करो ये वाला काम कि आपके बॉडी के लिए टोल हो जाए। एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो बॉडी आपको फोर्स करेगा कि आप वो काम छोड़ दें, क्योंकि आपके पैर हाथ चलने बंद हो जाएंगे। ऐसा हम देखते हैं, है ना। तो खैर, बिना आपके ज़्यादा टाइम लिए एक एक करके हम पेशेंट से बात करेंगे। तो सर, जब ये आए थे पेशेंट, इनको लगभग 6-7 महीने से बराबर से कंजेशन बना हुआ था, म्यूकस बाहर नहीं आ रहा था, और नाक से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। बायोप्सी भी करा लिया इन्होंने जाके। हालांकि सर आपको बहुत पहले से फॉलो करते हैं, बट फिर भी थोड़े डर में, थोड़ी हड़बड़ी में ये टेस्ट भी करा लिए। देन ये आए यहाँ पे, और अभी नव्या की ऑलमोस्ट आई की स्वेलिंग जो नीचे थी राइट साइड पे, वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, और कंजेशन बराबर से अब म्यूकस इनका आ रहा है, 12 बजे तक निकलता है, फिर बंद हो जाता है। हेड में हैवीनेस नहीं है। तो अभी ये सारी चीज़ों में चेंजेस हैं इनके, और दवाइयाँ भी लगभग अब कुछ भी नहीं ले रहे हैं ये। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है इस वक्त? एक तो थोड़ी सूजन मैं देख पा रहा हूँ, पहले ज़्यादा थी, पहले बहुत ज़्यादा, पहले ज़्यादा थी, अभी बहुत कम हो गई, 80% जैसी कम हो गई है। पहले उसको ये नोज़ पूरा बंद था राइट साइड का, तो अभी ये नोज़ में खुल गया है, और सर बारी बारीपन सिर पे रहता था, वो भी अभी दिक्कत नहीं है। खांसी तो 2 साल से थी। हाँ, खांसी तो इतनी दवाई ली हमने, तो खांसी तो जा ही नहीं रही थी। फिर मैं आपको फॉलो करता हूँ सर, मैं आपके कारण मेरा भी बीपी 2 साल से मैंने बीपी की गोली बंद कर दी है। 12 किलो वेट मैंने कम किया है DIP डाइट से। तो मैं अब फॉलो करता था, तो मुझे बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला सर्जरी नहीं करानी, मैं सीधे आपके सेंटर पर ही आना मेरे को उचित लगा। तो मैंने गुजरात में आपका सेंटर देखा, वहीं पे जाके देखा, तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं, मुझे आपके ही क्लिनिक में आना है। तो मैं सीधा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डॉक्टर मैम ने बहुत अच्छा इलाज किया। हमारी जो दिक्कत थी, परेशानी थी, वो सब सुना, समझा, और हमें जैसी भी थेरापी की टाइम से मेडिसिन दी, DIP डाइट दिया, तो उससे लगभग मेरी बच्ची 80% ठीक हो गई है। मुझे बहुत आनंद है सर।
जो आपका ये रिपोर्ट एक बार देख लेता हूँ। नव्या, आप तो 13 साल के हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/4/2013 22 2013। मेरी बेटी भी आप ही की उम्र की है ना। तो जब भी मैं कोई बच्चे को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरी बेटी होती, मेरा बेटा होता, तो मुझे क्या करना चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात ये समझनी पड़ेगी आपको भी कि छोटे बच्चे होते हैं जिनका ग्रोइंग पीरियड होता है, अभी डेवलप हो रहे हैं ना, 18 साल तक तो ग्रो करेंगे। तो इनमें रिकवरी की क्षमता आपसे, बाकी लोगों से या मुझसे ज़्यादा होती है। तेज़ी से बॉडी रिकवर कर सकती है। जितना छोटा बच्चा उतनी तेज़ी से बॉडी उसकी रिकवर कर सकती है। बॉडी शुद्ध है बाकी हमारे कंपैरिजन में ना, और ग्रोइंग भी है ना। तो इनके तो हमने देखा कि बीमारियां बड़ी तेज़ी से रिलीफ मिलती हैं। वो चाहे कैंसर हो, इनके केस में हम तो कैंसर मानते नहीं, हम तो सिम्टम को देख के उनको ठीक करते हैं। पहली बात तो वो बायोप्सी नहीं करानी चाहिए थी, रिपोर्ट को भी नहीं मानना चाहिए। तो रिपोर्ट कह रहा है कैंसर है ना। रिपोर्ट इज सेइंग कैंसर, बट वी आर नॉट सेइंग कैंसर, वी आर सेइंग कि इनकी जो सिम्टम्स हैं इट इज़ गॉन। तो द पर्सन इज नाउ रिकवर्ड, नॉट द पेशेंट, द पर्सन इज नाउ रिकवर्ड, है ना। तो आपकी जो थेरेपीज वगैरह हैं इनमें, ये तो मैंने देखा, हमिंग नहीं कर रही ना बच्ची। हाँ, आपका क्लिनिक है ना, मैंने आपका वीडियो देखा था। हाँ। तो जैसे भी साइनस आए तो पहले हमिंग कराना चाहिए। तो मैं उसको घर पे हमिंग करा रहा था, क्योंकि 15 दिन मुझे आने में लेट हो गया इधर। हाँ। तो मैं घर पे उसको हमिंग कराया था, और अब दिन में 10-10 मिनट 3-4 बार हमिंग कराता था। हाँ। उससे उनको थोड़ी राहत मिलती थी ना। हाँ, मिलती थी। तो हमिंग जो साइनस की दिक्कत है या ईएनटी की दिक्कत है, तो उसमें आप लोग भी याद रखिए कि हमिंग करना है, राइट। दिन में 25 मिनट, 30 मिनट, 10-10 मिनट करके, जैसे नव्या के केस में वो हमिंग लगातार आप करते रहिए। जब भी खाली बैठे तो जैसे मुंह बंद करके आप गुनगुनाते हैं ना, जैसे ओम करते हैं तो ओम, है ना, ऐसे मुंह बंद करके कुछ भी बोल सकते हैं, जरूर नहीं कि ओम ही बोलना है। किसी को मुंह बंद करके गालियाँ वालियाँ देनी हो, कुछ नहीं, है ना, वो भी कर सकते हैं। मतलब जब ये हम मुंह बंद करके जो आवाज़ है, दैट इज़ कॉजिंग वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशन से साइनस मतलब आपके अलग अलग जगह पे कुछ स्पेसेस हैं, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है और वो फ्लो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ जाता है, जिससे अंदर की सफाई तेज़ी हो जाती है। उस सफाई से जो अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है वो चला जाता है। ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है, और ये कहीं भी कभी भी कोई भी इंसान वैसे भी कर सकता है ना। जब भी आपको फ्लू हो जाए, मान लो खांसी जुकाम बुखार, तब भी कर लो, तब आपको पता चलेगा। जब तो ठीक है तब पता नहीं चलेगा इसका इफेक्ट क्या है, जब तो ठीक नहीं है तब पता चलेगा इसका इफेक्ट क्या है। तो इनको कराते रहिए। हाँ, 90 आपको करना है, जब तक कि अभी तो 80% बोला आपने, 100% बोला नहीं, जब तक 100% तक ना आ जाए। एवरी डे ऐड हमिंग। डॉक्टर मैम ने बोला है कि 2 महीने तक ऐसे फॉलो करके तो उसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ हम 6 महीने तक ऐसे लगातार करेंगे, क्योंकि बाद में फिर वापस ही आए ही नहीं। हाँ, उसको करते रहिए। और जो डाइट आपने यहाँ पे देखा नव्या, ये जो डाइट है, इट इज़ नॉट जस्ट कि ये आपके लिए डाइट है। मेरी बेटी भी यही डाइट पे है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये डाइट बीमारी को ठीक करता है और बीमारी होने से बचाता है, और उसका फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों को तेज करता है। कई सारे कारण हैं इसको करने के, है ना। आप देखेंगे नव्या कि जब ये डाइट आप करते रहेंगे ना, ठीक होने के बाद भी, अभी भी 80% ठीक है, थोड़े दिन में 100%, तब भी अब ये डाइट जब लेते रहेंगे, आपके उम्र के और जो बच्चे हैं उनमें अगर रेस होगी तो आप देखेंगे आप ज़्यादा तेज़ी से भाग पाओगे। आपकी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। आप खांसी जुकाम बुखार बच्चों को होती है, आप में कम होगी, और अगर होती है तो होगी तो यू विल रिकवर फास्टर। तो इसीलिए इसको पालन करना, द डाइट पार्ट ऑफ इट, उसको पालन करते रहना। बिकॉज नॉट जस्ट कि डिजीज़ से रिकवर करना गोल है, कि आगे भी हमें हेल्दी रहना है और बाकी बच्चों से आगे निकलना है ना। और ये जो चश्मा है, इसमें कितना पावर है अभी? ये चश्मा, उसकी जो आँख है ना, वो 83 फ्रांसी बोलते हैं वहाँ, हाँ। वो लगभग 2.5 है, -2.5। -2 है ना, थोड़ा ज़्यादा है। जब ये करेंगे ना, आप तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा 3 महीने में ये चश्मा कम होने लगता है, पावर ठीक होने लगता है। यानी कि
अभी 2.5 है, फिर थोड़ा और कम करके ये 0 पे आ सकता है। तो ये डाइट विल रीएडजस्ट नॉट जस्ट द बेसिक प्रॉब्लम जिसके लिए आप आए हैं, इट विल रीएडजस्ट द रेस्ट ऑफ थिंग्स ओनली। तो हमिंग याद रखना और डाइट याद रखना, दीज आर 2 थिंग्स। डोंट ईट लेट, है ना, 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दो, कभी कभी 8 बजे से पहले तो कर ही दो, धूप में जाओ, ग्राउंडिंग करो, यही करना है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा हमने थेरेपीज़ कराई हैं जो कि यहाँ ज़रूरत है थोड़े दिन के लिए, लेकिन घर पे डाइट, हमिंग, ग्राउंडिंग, सनलाइट, ठीक है ना, और टच में भी रहो इनके, है ना। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूँगी मंजीत जी के साथ में, आप प्लीज़ आप लोग आ जाइए। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मंजीत जी के बारे में एक बार बता दूं कि इनको बीटा सेल लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था और लगभग काफ़ी साल से आप एक तरीके से कह सकते हैं इसका ट्रीटमेंट मल्टीपल आप कह लो कि कीमोज हो गए, थेरेपीज़ हो गई, कराते ही आ रहे थे, उसके बाद भी रियकरेंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि साथ साथ में कोई डाइट फॉलोअप नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो फिर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सर के बारे में, सर की डाइट के बारे में, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन करी और उसके बाद वो इनको लेके आए और सारी जगह से लगभग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं मेडिकल फील्ड में, जितनी इन्होंने इनकी सर्जरी थेरेपीज़ अब तक करा ली हैं। तो अभी तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है, बाकी आप खुद बताएंगे। पहले सभी को नमस्कार जी, और डॉक्टर BRC जी नमस्कार। मैंने यहाँ आने से पहले 6 महीने एनालिसिस किया था जी। मैं खुद भी डिप्लोमा कर रखा हूँ आयुर्वेदा में, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो 6 महीने मैंने जो भी यूट्यूब है, फेसबुक है, जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं आजकल ऑनलाइन, सबका रिसर्च किया मैंने 6 महीने तक। तो लास्ट फाइनली मैंने जो प्रोटोकॉल इनका था उनको फॉलो किया, कीमोथेरेपीज ली, मेडिसिन चलाई, हर तरह का हमने करवाया था इनका इलाज। लेकिन लास्ट में अभी 10 डेज़ में जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है वो पिछले 3 साल में नहीं आया। वो विजिबल है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से रिज़ल्ट मेरे सामने है। तो थैंक यू सर। इसमें अभी जो रिज़ल्ट सामने है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी क्या क्या दिक्कतें रह गई हैं। एक तो सूजन मैं देख रहा हूँ ये रह गया है, आप बताएं क्या क्या दिक्कत रह गई। चिकन बहुत फर्क पिया। अभी इसमें पेन है, आपको पेन है अभी ना, पेन की, हाँ ये पहले से कम हुआ है या पहले इतना ही है? बिल्कुल इन्नी छोटी गट हुई सी, इस तो फिर बस बढ़ती गई। ओके, तो पिछले 10 दिनों में इनमें कुछ रिडक्शन आया? काफ़ी विजिबल है, काफ़ी है, काफ़ी है। ये पिछले वाला 10 जो दिनों में एरिया है पूरा सेल था, हाँ, तो अब ये पूरा नीचे हो चुका है, अब ये हल्का फुल्का है। हाँ, पहले ज़्यादा था, लंपी था यहाँ पे भी स्वेलिंग थी। तो अब फ्रंट से जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। हाँ, फ्रंट से, हाँ काफ़ी पहले वाला अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी कम है। अगर ये कम है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपको अभी शिकायत है इसके अलावा? और कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये इसमें ये समझना पड़ेगा, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये आपके लिए भी है कि जिस तरह से आया है इट हैज़ टू गो द सेम वे। आपने तो लेके रखा नहीं उसको, बॉडी ने बनाया है, ठीक है ना। तो एक नया परिस्थिति देंगे तो बॉडी कैन डिज़ोल्व इट ऑल्सो। बॉडी अगर बना सकती है तो उसे डिस्ट्रॉय भी बॉडी ही कर सकती है। आपको सिर्फ एक नई परिस्थिति देनी है। वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, याद रखिए, जैसे मान लो एक ट्यूमरस ग्रोथ है, यहाँ भी हो सकता है, किसी के ब्रेस्ट में हो सकता है, किसी के बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको खाना पीना मत दो, ये ग्रो ही ना कर पाए, भूखे मर जाए। तो उसके लिए डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद जो खाते हैं
वो बॉडी में जमा होता है, ख़ास तौर पे जहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ है। आप तो सूरज के बाद खाएंगे ही नहीं, तो वो धीरे धीरे इट हैज़ टू स्टार्व। और जो चीज़ों से इस तरह की ग्रोथ बढ़ती है वो चीज़ें खाओ मत, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड है, लेना ही नहीं वो। जिन चीज़ों से इसके अंदर जो अगर देखेंगे ना माइक्रोस्कोपिकली, मान लो इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं अंदर, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके अंदर इस ट्यूमर में क्या है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, पूरा खजाना है न्यूट्रिशन का इकट्ठा हुआ, लेकिन गलत जगह पे इकट्ठा है। ठीक है ना? जब आप शाम के, मान लो आपके केस में 6 बजे नहीं खाएंगे और अगले दिन 8 बजे के बाद ही खाएंगे, ये जो टाइम है जब इंसान भूखा रहता है, तब बॉडी कहाँ से न्यूट्रिशन लेगी? तो ये जमा एरिया से न्यूट्रिशन निकालेगी। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ऑटोफेजी। तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गई और आपको इससे छुटकारा मिल गया। तो ऑटोफेजी करना है, यानी कि शाम के 6 बजे बाद खाओ मत। और कुछ अंदर देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन दिखेंगे। इनिशियली जब शुरू हुआ था इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोल सकते हैं छोटे छोटे घाव, बहुत ही छोटे घाव लेंस से देखेंगे तो। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली डाइट आपको लेनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। दुनिया में एंटी इन्फ्लेमेशन कौन सी डाइट है? वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी, दूसरे नंबर पे फल, है ना? तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उनकी मात्रा बढ़ा दी आपने, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। अगर जो लोग चबा नहीं सकते, हमारे ऐसे पेशेंट है जो चबा नहीं सकते, माउथ में कैंसर है या कुछ, है ना, तो उनको हम बोलते हैं फिर लिक्विड करो, उसकी स्मूदी बनाओ, उसको पियो, धीरे धीरे पियो। स्मूदी बना के भी धीरे धीरे, तेज़ी से पिएंगे तो वो फूड है, जब धीरे धीरे पिएंगे तो वो मेडिसिन है। तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातें हैं, बट यही चीज़ें काम करती हैं। कोई ये हॉस्पिटल होगा, बड़ी बड़ी मशीनें होगा, हमें लगेगा ये मशीन ठीक कर देगी, मशीन ठीक कर ही नहीं सकती। ऐसी कोई पद्धति बनी नहीं है। कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन है, सर्जरी है। डॉक्टर के पास जाएंगे आप किसी भी एलोपैथी और बोलेंगे इसको हम सर्जरी से निकाल देंगे तो भयंकर तरह से फैलेगा। फिर अगली बार जाएंगे तो बोलेंगे कि ये जबड़े को निकाल देंगे हम। और ये तो हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि अधिकतर पेशेंट तब आते हैं जब हर जगह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब आते हैं। आप तो पहले ही आगे, खैर, है ना। तो यहाँ पे क्लू ये है कि जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो ये जो वीडियो है इसका लिंक आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ताकि इसको सुने कि है कितनी छोटी सी बात। बॉडी में ट्यूमर एक दिन में तो आया नहीं होगा, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, तो जाएगा भी धीरे धीरे, उतना नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट इट हैज़ टू गो स्लो, जाएगा ज़रूर, है ना। बस इसको छेड़ना नहीं है कभी। मान लो बायोप्सी कराएंगे ना, अब फैलेगा, एफएनएसी कराएंगे तो फैलेगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ लाइव, ठीक है ना। कोई भी डॉक्टर जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो आके ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें पता है सच्चाई है। अगर आप पूछेंगे कि फैलेगा या नहीं फैलेगा, वो बोलेगा नहीं फैलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताओ फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वो बोलेगा आप भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं बात करेंगे। क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे हम छेड़ेंगे ना, प्रिक करेंगे उसको, कोई मांस निकालने की कोशिश करेंगे, ये आपको पहले से ध्यान रखना है कि डॉक्टर बोलेगा बायोप्सी करके देख लेते हैं, यानी कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको और फैला देते हैं, है ना। अभी अपनी जगह पे सब स्थिर है, जैसे ही छेड़ेंगे तो नाउ इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, फिर बॉडी की भिन्न भिन्न जगह पे फैल जाता है या फैल सकता है फॉर दैट मैटर। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। छेड़छाड़ नहीं करनी है, अनयूजुअली दबाना नहीं है, अपने हाल पे छोड़ना है। और जो यहाँ पे प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं इसे करते रहना है। नज़र रखनी है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, बस इतनी सी बात है। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब इंसान चिंता में होता है, हमारी इम्यूनिटी उतना साथ नहीं देती, और तब जहाँ पे हमारी दुखती रग है, इनके केस में तो ये ट्यूमर है, तो वो चीज़ और एग्रेवेट करती बढ़ती है। तो स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन जनरल मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ, इनके लिए नहीं, सभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके केस में तो आप सही जा ही रहा है, तो इसी को करते रहना। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, या सब कुछ ठीक है तो फिर तो ठीक ही है। मेरा क्वेश्चन फास्टिंग पे है जी। हाँ, जो हमने खाया तो बॉडी न्यूट्रिशन तो ले लिए, जितना उसको ज़रूरत थी वो ले लिया, हाँ, लेकिन जैसे ये ट्यूमर ही हम ले रहे हैं, वो भी तो इनर बॉडी वर्क तो कर ही रहा है, हाँ, तो क्या वो उस फास्टिंग के टाइम वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा अंदर से? हाँ, देखिए, जब फास्टिंग हम करते हैं तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी न्यूट्रिशन कैसे लेता है। हम जो खाते हैं वो तो पेट में ही गया ना, अब पेट से फिर एक एक सेल में जाता है,
डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। जैसे यहाँ पे किचन में राशन आया है ना इस हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से कौन से कमरे में 4 लोग रुके तो यहाँ ज़्यादा खाना 4 प्लेट डालो, यहाँ पे तो एक ही रूम में रुका तो 1 प्लेट डालो, वो तय होता है। किचन सिर्फ खाना तैयार करता है जो हमारा स्टमक है, लेकिन किस कमरे में कितना खाना जाएगा वो फिर कोई बीच का आदमी तय करता है। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन। तो एंजियोजेनेसिस को ये पता है कि यहाँ पे ज़्यादा खाना देना नहीं है, ये और ग्रो करेगा, लेकिन एंजियोजेनेसिस मिस कैलकुलेशन कर लेगा तो इधर ज़्यादा ट्यूमर है तो बोलेगा यहाँ ज़्यादा खाना चाहिए, तो ये बढ़ता रहेगा। ये कब होता है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब आप कुक्ड फूड खाते हैं, कुक्ड फूड डिस्ट्रॉयज आवर इंटेलिजेंस ऑफ द एंजियोजेनेटिक प्रोसेस। जब आप रॉ खाते हैं तो वो इंटेलिजेंट बन जाता है, क्योंकि रॉ में लाइव एंजाइम्स होते हैं, तो उसको ये पता होता है कि इस तरफ नहीं भेजना है ना। इसे मेडिकली एंजियोजेनेसिस को आप स्टडी करेंगे तो ट्यूमर कैसे बनता है, जैसे पहले तो नहीं था एक टाइम पे, तो वहाँ ज़्यादा सप्लाई चला गया है ना। जैसे हम घर में ज़्यादा खाने लगे हैं तो मोटे ही हो जाएंगे, तो सप्लाई को दोबारा कम करना है। टू आंसर ए क्वेश्चन कि जब आप खा रहे हैं या जब आप नहीं खा रहे हैं, स्पेशली जब आप खा रहे हैं तो वही खाओ जो एंजियोजेनेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपकी जगह अगर मैं हूँ तो मैं खाना पीना छोड़ के सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे पूरा दिन निकाल दूंगा, और ऐसे महीनों निकालूंगा। 100% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज़ लिविंग फूड। अगर चबाने में मुझे दिक्कत है तो मैं उसको जूस बना के पी लूँगा, मतलब बिल्कुल नेचर के करीब लाइव फूड। उसे कुक कर देंगे तो इट विल लूज इट्स इंटेलिजेंस, है ना। तो इसमें कई सारे नोबेल प्राइज मिले हैं ओनली ऑन दिस पार्ट, एंजियोजेनेसिस पे, ठीक है ना। सो 1975 में इसी टॉपिक पे मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक पोस्टमैन है, आपने चिट्ठी लिखी, एड्रेस लिखा और वो कहीं भी पोस्ट कर दिया, कहाँ जो भी पोस्ट ऑफिस मिला, लेकिन वो करोड़ों लोगों में राइट घर में पहुँचता है ना। तो ठीक उसी तरह से दाने दाने पे लिखा है कि भाई आपको कहाँ तक कहाँ जाना है। आप तो पेट तक पहुँचा रहे हैं, आप तो पोस्ट ऑफिस तक ही पहुँचा रहे हैं, पोस्ट बॉक्स में ही डाल रहे हैं, वो भी कोई भी पोस्ट बॉक्स तक भी पहुँच जाता है ना। आजकल के लोग तो पोस्ट ऑफिस समझते नहीं होंगे, आज की जनरेशन, है ना, पोस्ट कार्ड क्या होता है, पोस्ट। लेकिन उसी तरह से रिचर्ड ब्लॉबेल, नाम याद रखिएगा, रिचर्ड ब्लॉबेल ने ये नोबेल प्राइज़ मिला था, यही उन्होंने आविष्कार किया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर वो जिंदा फूड खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो वहीं जाएगा जो बॉडी को कंट्रीब्यूट करेगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन कुक्ड फूड खाएंगे तो वो कहीं भी इक्वली चला जाएगा, है ना, जहाँ जगह मिलेगी। तो इसके और डिटेल में जाने के लिए आपको रिचर्ड ब्लॉबेल का नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस पढ़ेंगे। जो हमारी किताब है DIP डाइट, उसमें भी ये दिया हुआ है। ये एक लंबा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 2 क्लू दिया, एक एंजियोजेनेसिस और दूसरा रिचर्ड ब्लॉबेल का नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेशन। अब मैं बुलाना चाहूँगी काली चरण जी को। प्लीज सर आ जाइए। काली चरण जी को सर किडनी के पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ भी है, BP भी है, ऑलमोस्ट तीनों ही दिक्कतें हैं। और जब ये आए थे तो इनका यूरिन आउटपुट भी लगभग रहता था 1000 ml से भी नीचे ही रहता था। अभी फ्रॉथ भी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, यूरिन आउटपुट बढ़ चुका है। दोनों पैरों में स्वेलिंग लेकर आए थे, वो भी काफ़ी हद तक अब इनकी जा चुकी है। और आपको अभी बता स्वेलिंग है आपके पैरों में, सूजन थोड़ा थोड़ा अभी भी है। अच्छा, अभी कितने दिन पहले आए थे सर? ये आए हैं 1 अगस्त को, अभी आज इनका 4th डे है। 4th डे है ना। तो पिछले 3-4 दिन में स्वेलिंग पैरों की कुछ कम हुई है? हाँ, स्वेलिंग कम हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे कालीचरण जी, ये किडनी के लिए मैं बता रहा हूँ। किडनी का पेशेंट कोई मतलब है भी कि नहीं?
अगर आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो किडनी का पेशेंट आपको घोषित कर देंगे क्रेटिनिन के बेसिस पर। क्रेटिनिन थोड़ा भी बढ़ गया तो बोलेगा आपका किडनी खराब हो गई। लेकिन किडनी को देखने का सबसे सही तरीका है, जैसे कोई पेशेंट मेरे पास आएगा, बोलेगा मैं किडनी पेशेंट हूँ, मैं बोलूँगा अपना पैर दिखाइए। पैर में अगर सूजन है तो आप किडनी के पेशेंट हैं, है ना। तो मोस्ट लाइकली बीपी अगर हाई है काफ़ी, कितना बीपी था इनका पहले? 150/90 रहता था जब आप आए थे 3-4 दिन पहले। आज कितनी बीपी रहती है? 130/80 सर। 150/90 से 130/80 आ गया ना, नॉर्मल बीपी हो गया ना। तो नॉर्मल बीपी कैसे हो गया? सूजन कैसे पहले से कम हो गया? अभी भी है, तो इसका मतलब और भी कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है ना। किडनी को एक्टिवेट करा, ठीक है ना, जो कि आप घर पे भी ऐसे कर सकते हैं। इनके जो थेरेपीज़ हैं, रॉड है, लोअर लेग किया 3 टाइम्स कराया, नीम करेला भी कराया, अभियंग कराया, ठीक है ना। हाँ, इनको हेड डाउन टिल्ट नहीं कराया? हेड डाउन टिल्ट करते हैं क्या? हेड डाउन टिल्ट हाँ कर रहे हैं। ये पैरों का सूजन पहली इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में दिक्कत है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इधर आके डॉक्टर BRC हॉस्पिटल विस्तार वाटिका आके कालीचरण जी की तरह खूब सारा पैसा खर्चा करके, जैसे आपने भी किया, तब ठीक, इसके बजाय घर पे ही अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले जो आपको करना है, यहाँ कर ही रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना है, देखते हैं आज अभी आपके वहाँ ऊपर विजिट करके इनके कमरे में भी। हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट का मतलब ये होता है कि इससे कर देते हैं, ये आपका बेड है, ठीक है ना, ये पकड़ो, ये भी पकड़ो माइक, ये बेड है कालीचरण जी, आपके लिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ आपका सिर है, यहाँ आपका पैर है, ठीक है ना, ये मान लो सिर, ऊपर की तरफ पैर। तो बेड में नीचे 3 ईंटें रख देंगे, 3-3 ईंटें दोनों तरफ, तो बेड इंक्लाइंड हो जाएगा ना, पैर ऊपर सिर नीचे। तो ऐसे बेड पे आपको 2 घंटे लेटना है। अगर आप ऐसे बेड पे 2 घंटे लेटेंगे तो अगले 2 दिन के अंदर ही यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, आप जाने योग्य हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, सूजन चली जाएगी। तो आपने किया 2 घंटे? नहीं किया? बेटा नहीं किया। तो अभी इस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद सोने के टाइम में तकिया हाँ, तकिया रखते हैं ना, वो नहीं करना है। अभी जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाइए, मैंने देखा था बाहर कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, वो ईंटें लेके आइए, अपने बेड के ऊपर आप भी लगवाइए मोहित जी, और वो ईंटों से आप देखेंगे कि किस प्रकार आप फटाफट अपनी सूजन को, और आप भी देखिएगा, आज पहले तो ये देखिए कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आपको इनका डॉक्टर भी बनना है। और इनको बोलिए ईंट लाए कि नहीं, मोहित जी लाए कि नहीं, ला के बेड के रख दिया जैसे मैंने बताया, और 2 घंटे खाली पेट। कितने बजे उठे आज? सुबह कितने बजे उठ गए सो के? सो के कितने बजे उठे आप? कितना? कितने बजे उठे सुबह? 6 बजे। 6 बजे उठे ना? 5:30 बजे। 5:30 उठे ना? कल सुबह 4 बजे का अलार्म लगाइए। 4 बजे का अलार्म, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि एक इंक्लाइन बेड साथ में है। हमारे पेशेंट क्या करते हैं, 4 बजे अलार्म, नींद तो आ रही होगी, अलार्म बंद किया और फ्लैट बेड जिसमें नॉर्मली सोते हैं उससे जंप करके इंक्लाइन बेड में फिर सो गए। मतलब ये सो रहे हैं कालीचरण जी, लेकिन थेरेपी चल रही है ना। और फिर उठ के देखेंगे सुबह तो सूजन होती नहीं होगी, पूरे दिन भर में ऐसे ही खड़े रहेंगे तब भी सूजन नहीं होगी। इसीलिए तो आए थे। सूजन क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप इंक्लाइन बेड में लेटते हैं ना तो ब्लड आपके पैरों से किडनी के जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, तो वो किडनी को तेज़ी से रिपेयर करता है, उससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, जो फ्लूइड डिपॉजिट है पैरों में वो घट जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और यही तो हम चाहते हैं, है ना। तो ये आपको करना है, आज से कीजिए, कल सुबह से कीजिए, क्योंकि खाली पेट करना है। खाना खा के करेंगे ना तो मुंह पे खाना आएगा, फिर जो पेट का खाना मुंह की तरफ आएगा, दैट विल बी डिस्कम्फर्ट। ब्लड तो आएगा आपकी किडनी, बट मुंह पे खाना भी आएगा। तो इसके लिए आपको 6 ईंटें चाहिए इंक्लाइन बेड करने के लिए। कुछ बोलना चाहेंगे या समझ आ गया? अभी तो मेरा क्राइटेरिया 3.02 है और EGFR भी 22 है, तो इसको रिवाइव किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, ये देखिए, पेशेंट के लिए एक बहुत ही डरावना शब्द है क्रेटिनिन।
भूत की तरह है ना, भूत की तरह लगता रहे तो भूत आ गया। अगर किसी को बोल दिया आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आधी जान तो उसको वहीं निकल जाती है। क्रिएटिनिन को मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये सवाल आप पेशेंट पूछते हैं। क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, पहली बात तो आपका 3 पॉइंट कितना बोला आपने? 3.02। ये बहुत बड़ा क्रिएटिनिन है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ गया। क्रिएटिनिन का बढ़ना कोई ये नहीं बताता है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो सवाल है क्रिएटिनिन बढ़ा क्यों? क्रिएटिनिन कई कारणों से बढ़ता है। पहला तो ये कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। जब भी आपको खांसी जुकाम बुखार कभी हो तो तब आप चेक कीजिए, बढ़ा हुआ मिलेगा। जब इन्फेक्शन चला जाएगा तो अपने आप नीचे चला जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा दवाइयों पे रहते हैं, स्टीरॉइड्स पे रहते हैं, उनका क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। तो किडनी ठीक है अपनी जगह पे। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। नॉन वेज एक्सपेरिमेंटली जो खाते हैं, क्रिएटिनिन चेक कीजिए, फिर ढेर सारा रेड मीट खा लीजिए, 2 घंटे बाद फिर चेक कीजिए, 2 घंटे में ही बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बताना, जो मस्कुलर बॉडी होती है, जिनके मसल मास ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, उनका क्रिएटिनिन भी थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कोई पहलवान ले लीजिए, उनका देखिए कि क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पहली बात कि क्रिएटिनिन का बढ़ने का मतलब किडनी ही खराब हो गई, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके तो पैरों में भी सूजन है, इसका मतलब आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ा है वो किडनी से कनेक्टेड हो सकता है या होगा ही, मान लेते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे, क्या ये कम हो सकता है? हाँ, ये कम हो सकता है। अब आपका सवाल है कि कितने दिन में कम हो सकता है? 3 महीने में कम हो सकता है। अब आपका सवाल आएगा क्या करना पड़ेगा कि 3 महीने में कम हो जाए? इसका जवाब ये है, स्टेप वन डाइट जो यहाँ ले रहे थे, घर जाके भी यही डाइट लेना है। अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, इनसे पूछिए, लिख के ले जाइए। डाइट ले लिया। नंबर 2, नीम के पत्ते का पाउडर। कितना वेट है सर आपका? वेट, बॉडी वेट? नाउ 58.5। हाँ, 58.5। 6 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, 6 ग्राम, 6 ग्राम मतलब 1 चम्मच ऊपर तक भरा हुआ, आधे कप गर्म पानी में घोल के सुबह खाली पेट पी लीजिए और एक बार शाम को भी पी लीजिए 6 बजे। ठीक है ना? 3 महीने तक पीते रहिए। और तेज़ी से नीचे करना है तो दिन में 3 बार पी लीजिए नीम, है ना? नीम अगर के पत्ते का पाउडर नहीं लेना है तो नीम का पेड़ तो होगा घर पे, है ना? तो 10 पत्ते सुबह चबा लिया खाली पेट, लंच से पहले 10 पत्ते और चबा लिए, डिनर जो कि आप 6-7 बजे से पहले कर ही लेंगे, चबा लिया फ्री में। तो नीम के पत्ते के पाउडर या नीम का पत्ता इटसेल्फ आपके क्रिएटिनिन को तेजी से घटाएगा इस डाइट को लेते हुए, तब, है ना? 3 महीने लग जाएगा। 1 महीने बाद चेक कर लीजिए, थोड़ा घटेगा, फिर दोबारा चेक कर लीजिए, थोड़ा और घटेगा, फिर दोबारा चेक कर लीजिए, थोड़ा और घट जाएगा। अब आते हैं आपकी EGFR पे। EGFR क्या होता है? एक फॉर्मूला है, समझिए, मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है। EGFR ये नहीं बताता आपकी किडनी की फंक्शनिंग कितनी है, नहीं। एक फॉर्मूला है, उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू को नीचे डाल देते हैं तो उतना EGFR दिख जाता है। ठीक है ना? तो EGFR अगर जब आपका क्रिएटिनिन घटेगा ना तो फॉर्मूले में डॉक्टर डालेगा तो EGFR ज़्यादा ही दिखेगा। वो कैलकुलेशन है, वो आपकी किडनी की फंक्शनिंग का कोई टेस्ट नहीं है अपने आप में। वो क्रिएटिनिन का जो नंबर आया है उसी नंबर को एक फॉर्मूले में डालेंगे, उसी से EGFR की वैल्यू निकलती है। यानी कि क्रिएटिनिन जितना ज़्यादा होगा वो डिनोमिनेटर में डालेंगे ना तो उतना EGFR क्या होगा, मैथ्स के स्टूडेंट को पता है, फॉर्मूले वाइज वो कम होगा परसेंटेज। तो आपका क्रिएटिनिन घटेगा और आपका EGFR बढ़ेगा। तो मैंने समय भी बता दिया कितना टाइम लगेगा, क्या करना है ये भी बता दिया। कोई और सवाल है ना? तो आप देखेंगे कि क्या आपको लगता है किडनी की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है? अगर ये करेंगे तो नहीं है। और 3-4-6 ईंटें भी होनी चाहिए आपके पास। जैसे ही कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको किडनी की बीमारी है, सबसे पहले तो ईंट उठाइए और अपने बेड पे लगाइए, बेड के नीचे, बस इतना ही करना है। और डाइट कालीचरण जी से पूछ लीजिए, है ना? आप सबको पता ही है ना? ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आमीन वर्मा।
ग्रामीण पेशेंट के साथ में इनको रेस्पिरेटरी फेलियर बता दिया गया था, जबकि एक बहुत माइल्ड कफिंग के अलावा इनके और कोई सिम्टम ही नहीं थे। कोई ब्रीथलेसनेस नहीं, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं, एक हाइपर एलर्जी जिसके सिम्टम के तौर पे इनके हाथ में पहले तो बहुत ज़्यादा, एक बार हाथ दिखा दीजिए, पैरों की पूरी स्किन अब छूट चुकी है, ऑलमोस्ट हील हो चुकी है। और जब आए थे तो बहुत गंदी कंडीशन थी और ये तो काफ़ी परेशान हो गए थे कि इनको लंग कैंसर या टीबी, ये मल्टीपल डायग्नोसिस बता दी गई थी। तो अभी साथ में वो खुद ही बताएंगे कि अभी क्या उनका हाल है। जी सर नमस्कार, मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आई हूँ सर। वहाँ घर में इसके मुंह पे अल्सर जैसे आए, जैसे छाले पड़ते हैं वैसे आए। लोकल ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद वहाँ 8-10 दिन हम लोग यहाँ इसको वहाँ एडमिट रखे, वहाँ फिर बढ़ा फैला, फिर रायपुर हमारे राजधानी में लेके गए, वहाँ भी 6 दिन तक ये एडमिट थी। वहाँ फिर बुरी तरह से इसकी कंडीशन, मतलब मुंह नहीं खोल पाती थी ये, और केवल इसको ड्रिप पे ड्रिप और इंजेक्शन ही लगते थे। कुछ खाना पीना इसका पूरा बंद था और हम लोग को ये बताया कि लंग्स में इसके गांठे हैं और टीबी भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, तो आपको बायोप्सी कराना है। तो बायोप्सी तो मैं नहीं कराई सर, क्योंकि आपकी एक स्टूडेंट है हमारे भिलाई में जो चलाती है आपके नाम से एक क्लिनिक, उनको मैंने बताई तो उन्होंने बायोप्सी के लिए प्रॉपर मना ही कर दिया। आपका एड्रेस भी दिया और यहाँ लेके आई। मतलब इसके 2 छोटे बच्चे हैं सर। मेरे घर में पूरा मातम था कि इसको कैंसर हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पूरा 90% इसको है बता दिया, और इसके मायके में भी मेरे घर में भी रोना गाना चालू हो गया था कि क्या करें क्या ना करें। फिर मैं यहाँ आना फाना लेके आई, मैडम से मिली, मैडम ने सिम्टम्स देखा, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इनको नहीं है कैंसर वगैरह, तो उससे हमको बहुत राहत मिली है सर। अभी थोड़ा अपना जीभ मूवमेंट कर पाती है, पहले जीभ मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, इधर उधर कर ले रही है, थोड़ा सा मुंह खोल पा रही है। उस दिन भी आपसे वीडियो कॉल में बात हुई थी, तो उस दिन ये नहीं कर पा रही थी, फिर ये करना चालू की। अभी 5-6 दिन से लगातार नारियल पानी ही मैम दे रही हैं, कभी कभी वेजिटेबल जूस वगैरह दे देती हैं, तो थोड़ा सा वीक भी नहीं है, चल रही है, बात कर रही है। बहुत सुकून है सर इसको ऐसे देख के। इसके लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे भेजा, और आपके जो ट्रीटमेंट यहाँ कर रही है मैडम और सारे स्टाफ को थैंक यू। आपने इनकी ट्रीटमेंट में ये है ना, हाँ, नीम का गार्गल, नीम गार्गल, जाते आदि गंडुश, नीम इनको इंटेक में भी जा रहा है सर। हाँ, इन पे भी नीम का लेप लगा है, चीनी ऑयल दे रखा है सर। ऑयल दे रखा है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और नीम ऑयल यहाँ पे भी लगा रहे हैं। यस, इसमें ग्लिसरीन भी सर, नीम ऑयल भी लगा रहे हैं, दोनों चीज़ें। एक बार ना नीम के पत्ते का लेप लगा के देखो, पत्ते पेस्ट, मेक ए पेस्ट एंड देन अप्लाई फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स एंड देन सी, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि इनके ना हो क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा एज ए पेशेंट। हमें अगर अपनी बीमारी खुद से पता हो क्या है, क्यों हुई है, कैसे, तो हम उसको ज़्यादा अच्छा ठीक कर सकते हैं। बिकॉज हम अपने साथ तो 24 घंटे हैं, ये और मैं और बाकी लोग तो थोड़ी देर के लिए हैं। तो जब जो आपकी अभी सिचुएशन है, इसमें क्या है कि बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में भी स्किन में अटैक करते हैं, लेकिन स्किन उसको काउंटर अटैक करता है, ठीक कर देता है। लेकिन आपके केस में खुले थोड़े थोड़े जख्म है ना, अटैक करते हैं, तो वो अटैक से ये और फैलने लगता है। तो इसमें एक बात आप लोग याद रखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे मकसद क्या है हमारा कि आपको थोड़ा एजुकेट करना, और ऐसी परिस्थिति में कोई भी अगर हो तो आप उनको एजुकेट कीजिए कि दुनिया में एक ही ऐसा पेड़ है, नीम का पेड़, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ठीक है ना, कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो बचाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में नीम के पत्ते डाल के रखते हैं, तो फिर उसमें कीड़े नहीं पड़ते। देखा है ना, नीम के पेड़ में कीड़े नहीं पड़ते। कभी बाढ़ आती है, अभी बाढ़ आई थी पिछले साल पंजाब में, बाकी सारे पेड़ गिर गए, नीम का पेड़ खड़ा रहा। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी किसी को याद है? आप में से था ना? तो वहाँ बाकी सारे पेड़ तहस नहस हो गए, नीम का पेड़ खड़ा रहा, है ना। तो उसमें अद्भुत बात है। तो नीम खाइए, राइट, या आप खा नहीं सकते तो पिए, राइट, दिन में 3 बार पिलाओ, राइट, 3 बार। जैसे मैंने उनको बताया ना, उनको तो क्रिएटिन घटाने के लिए बताया, क्योंकि क्रिएटिन जब बढ़ता है, और जैसे नीम हम खिलाते हैं, जो कि आप खुद भी कहीं से भी ले सकते हैं, पत्ते ही तो हैं, और पत्तों का पाउडर भी खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पत्ते लिए, सुखाए, 5-7 दिन में फिर मिक्सी में आपने किया तो बन जाएंगे। वैसे तो हमसे आप खरीद सकते हैं, बट यू कैन मेक योर ओन, फ्री में बन जाएगा वो, है ना। और नीम का लेप भी लगाओ,
तो उससे जब इन्फेक्शन को बॉडी रेजिस्ट कर पाएगी तो ये जल्दी हील होगा। दिखने में आपको, लेकिन पहले वाली स्थिति तो ज़्यादा भयानक थी जब हमने वीडियो पे देखा था। तो ये ठीक हो जाता है, मतलब ये तो सोचने नहीं कि ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाता है, आपके आंखों के सामने ठीक होगा। आता रहता है ना, चिपचिपा लगता है ना, हाँ लगी रहा। तो उसके लिए नीम का लेप, पत्ते का लेप लगाओ और इनके थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाओ और वो उससे ये सूखेगा, ठीक है ना। फ्रेश पत्ता कूट के लेप बना के लगा दो, ठीक है ना। और आज करो, घर में कीजिए, है ना, घर में कीजिए। आज तो यहाँ पे है ना, तो आज करो। कल कितने बजे जा रहे हैं आप? हाँ, तो जाने से पहले करो, आज दो बार करो और उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है ना, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि भाई ये काम का, हालांकि काम करता है ना, लेकिन तसल्ली होने के लिए एक बार देखो, ठीक है ना। तो ये करते रहिए। एक बात याद रखिए, ठीक है ना, कि अमीन वर्मा नाम है ना आपका, हाँ, एक बात याद रखिए कि इस सिचुएशन में अगर आपने एलोपैथी का कुछ भी लिया, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव है ना, तो ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। अगर कोई भी एलोपैथी लिया, एंटीबायोटिक लिया है और या फिर कोई भी और एंटी फंगल लिया, तो मामला बिगड़ेगा। नेचुरल तरीके से बॉडी को हील करने देना है और नेचुरल तरीके में तेज़ी से हील करने के लिए नीम का सपोर्ट लेना है। आप अपने रिकमेंडेशन में 3 बार दे दो नीम, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है ना। और ये लेप लगाने के लिए, लेप तो आज ही लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि कल तो चले ही जाएंगे, है ना, समझ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। CLT आप जैसे देख सकते हैं, लिवर, किडनी, लिवर भी, किडनी भी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन, और फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर रीनल कैलकुलस, लेफ्ट आई मैकुलर एडीमा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इतनी लंबी लिस्ट, काफ़ी लंबी लिस्ट है। अब बताइए थोड़ा इनके बारे में। अभी क्या कब आए थे? 27 जुलाई एडमिट किया था। जी सर, जब ये आए थे तो सर इनको पैरों में, दोनों पैरों में अच्छी खासी स्वेलिंग, भूख का, पेट का भी इशू रहना, पेट में एक भारीपन रहना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, क्योंकि लिवर की रिपोर्ट्स भी ये जब करवा के आए थे तो इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई भी थी और वही डिस्कम्फर्ट इनकी बॉडी में भी था। अभी जब हमने, अब तो इनका डिस्चार्ज हो चुका है, आज इनका लास्ट डे है और इनको अपनी रिपोर्ट्स भी करानी थी, क्योंकि उनको देखना था कि क्या रिपोर्ट्स में भी चेंजेस है, क्योंकि फिजिकली तो ही इज़ फीलिंग अ लॉट बेटर। तो क्रेटनाइन भी इनका रिड्यूस हो गया एंड उनका HbA1c भी नॉर्मल आ गया। कितना था? 5? यस, अभी इट्स 4.3। हाँ जी, and HbA1c 6.4 से 6 and sugar is coming normal and LFT reports में इनका SGPT, SGOT सारा कुछ, ALP रेस था, वो सब कुछ नॉर्मल आ चुका है। बाकी तो कितने दिन में हुआ? 27 से लेके अभी तक? यस, 27 से कल इनका आया था, कल परसों आई है इनकी। हाँ, तो लेस देन 1 वीक। तो 8 बीमारियां 5 दिन के अंदर में आपने देखा क्या इम्प्रूवमेंट है? 8 बीमारियां, 8, है ना। तो जब भी आपको लगे कि आपकी बीमारी ज़्यादा बड़ी है तो इनको याद कर लीजिए, है ना। और ये भी आराम से, अब देखिए, अब पैरों में स्वेलिंग है क्या सर? हल्की स्वेलिंग है, बाकी तो नहीं। हाँ, थोड़ी सी है, हल्की सी, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, जब तक ठीक नहीं हो जाता 100%, अभी तो 99% ठीक हुआ, 1% तो अभी भी है, तो जब तक 100% ठीक नहीं हो जाता, दैट मे टेक 15 डेज। बीपी नॉर्मल है? बीपी नॉर्मल, बीपी थोड़ा, बीपी है प्रॉब्लम है। कितना बीपी है? 180/90 के आसपास, हाँ। 95। हॉट वाटर इमर्शन का बंदोबस्त किया घर पे? जी नहीं, अभी तो जाके करूँगा। तो अभी कर लीजिए उसको, आज ही कर लीजिए, या तो बनवाइए या हमसे खरीदिए, लिंक कर लीजिए उसको। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 से 20 दिन हॉट वाटर इमर्शन घर पे करना ही पड़ेगा और साथ में डाइट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका बीपी धीरे धीरे हर दिन कम होता जाएगा, ठीक है ना। और 150/90 से नीचे आ गया और ये स्वेलिंग भी चली जाएगी, तब बंद कर दीजिए करना, ठीक है ना। और इतना ही करना है। और तब तक के लिए एक प्रिकॉशन, जैसे अभी ऐसे बैठे ना, तो आप हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे क्या करना है, आगे से जो किडनी के और स्वेलिंग वाले पेशेंट हैं उनको फ्रंट में बिठाना है और आगे स्टूल रख के पैर सीधा, मतलब अभी तो खैर आप चले गए जाएंगे घर, या चले गए हैं, आज डिस्चार्ज है आज, हाँ जी, है ना। तो घर जाके लंबे समय तक ऐसे बैठना या खड़े होना नहीं है। कितने दिन तक? अगले 15 दिन तक, ठीक है सर, ठीक है ना। पैर को स्ट्रेट रख के इस तरह से करेंगे,
बहुत देर तक खड़े नहीं रहेंगे, चल रहे तो चल रहे हैं, जी। नहीं खड़े नहीं रहेंगे। फिर जब ठीक हो जाएगा तो पूरा दिन खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक होने में 15-20 दिन मान के चलिए, अभी तो 99%, वो 1% है ना, उसको भी तो ब्लॉक करना है। ठीक। तो हॉट वाटर इमर्शन यू हैव टू मेक एट होम, और जब घर पे बनाएंगे ना तो एक छोटा सा जब करते हुए वीडियो बनाइए ठीक। और एक थर्मोमीटर से दिखाइए कि 40 डिग्री है कि नहीं उसके आसपास, हमें तसल्ली हो जाएगी आप ठीक से कर रहे हैं। हालांकि आप ठीक से करेंगे बिकॉज यहाँ तो किया होगा, ठीक, हाँ जी। यहाँ से यहाँ पे किया था ना, हाँ तो ठीक है। अब इसका एक चीज़ होती है, एलोपैथिक दवाइयाँ अब हाँ एलोपैथिक दवाइयाँ जो है मैं ले रहा हूँ अभी भी हाँ, इसके साथ साथ, तो वो आज टेपर डाउन कर दो, जी सर। आज जाने से पहले जी टेपर डाउन कर देंगे उसको। आपके उसको देखते हुए बीपी को हम तभी कम करेंगे जब बीपी कम होगा, ठीक। उसके अलावा बाकी दवाई को देख के टुडे विल टेपर इट डाउन बिफोर यू गो, ठीक है सर। ठीक है ना? आपके स्टाफ और आपकी मैडम सब चीज़ बहुत अच्छा रहा है यहाँ इतने दिन रह के, क्योंकि 8वां दिन है, और बहुत अच्छे से सबने सपोर्ट किया और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, जो कि अच्छी तरह मेंटली, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू आप थैंक यू। नमस्ते, हम गुजरात से हैं और ये आ जाओ, मैं यही बोलता हूँ कि वहीं पे करो, है ना। आप थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। नमस्ते, हम गुजरात से हैं और ये पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रही है। मैं काफ़ी समय से डॉक्टर BRC का वीडियो देखता था, उसके पहले भी, तो मैंने उसका कोई मतलब एलोपैथी में एक बार सिर्फ चेकअप करवाया था। बाद में ये लोग डॉक्टर लोगों ने बोला था कि ये 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है और कल का कल ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। हाँ, FNAC ये लोग ने करवा ली थी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि FNAC क्या होती है। उसने बोला तो हम लोग ने ठीक है कर दे बोला था। फिर हम लोग ने सीधा यहाँ मेरठ गए थे, मेरठ हॉस्पिटल, उसका 3 दिन का कैंप में आए थे हम लोग। उसके बाद कम से करीब 4-5 महीने के बाद हम लोग वापस ट्रीटमेंट के लिए गए थे। वहाँ भी कैंप लगे थे आपका, तो तभी आपसे मिले थे वहाँ। उसके बाद अभी 1 साल हो गया है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, हॉट वाटर इमोशन सब ले रही है। हाँ, पूरा डाइट। पेन था काफ़ी था ना, भयंकर पेन था। हाँ, अभी पेन कैसा है? अच्छा अभी भी पेन थोड़ा तो है, तो उसको बॉडी पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, उठने लेकिन में और बैठने में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती है। नहीं, पहले से तो अच्छा, पहले तो अनकंट्रोलेबल पेन था जब वीडियो पे देखा था। तो काफ़ी ठीक है। अभी आपसे मिलने के लिए हम लोग गुजरात से आए हैं। जिस दिन हम लोग आने वाले थे 24 को यहाँ से, और हमारा 23 का ट्रेन था, लेकिन इतनी बारिश थी कि पूरा शहर डूब गया था। और अभी भी हम लोग जब वापस यहाँ की अपॉइंटमेंट ली फर्स्ट तारीख की, तो 31 को हम लोग आने वाले थे, तो उस दिन भी इतनी बारिश चालू थी, आए या ना आए, फिर हम लोग कैसे हिम्मत करके आए यहाँ पे। धन्यवाद। हाँ, और उसकी वजह से ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत हो गई, तो वापस उसको पेन वगैरह वापस चालू हो गया। हाँ, ट्रैवलिंग से दिक्कत बढ़ जाती है। हाँ, अभी 2 महीने से जब आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी ना, तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है हम लोग ने। तो जो गांठ के ऊपर सूजन थी वो अभी टोटली मतलब बैठ गई है। बैठ गए ना। बहुत अच्छा, यानी कि आपके लिए भी एक्सपीरियंस है। हाँ, डॉक्टर लोगों ने तो हम लोग को मना ही कर दिया था कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी करके। आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बीच में थोड़ा दिक्कत हो गई थी 2 महीने पहले, हाँ। क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था यहाँ से आपकी टीम से। टीम से, हाँ। तो बाद में हम लोग को मजबूरन बायोप्सी करवानी पड़ी थी। बायोप्सी करवाना पड़ा। कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए अब जब यहाँ आए हैं तो इनके आप टच में रहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि पेशेंट को जस्ट एक कुछ छोटा सा पूछना होता है जिसके लिए यहाँ आ नहीं सकते, और अगर वो बाई चांस कम्युनिकेशन गैप हो गया तो क्या डिसीजन ले पेशेंट को नहीं पता चलता। और तब जैसे इन्होंने वो फिर बायोप्सी करा लिया, हाँ, उस वक्त अगर हम कम्युनिकेट कर पाते, तब तो आप पिक्चर में नहीं थे, ठीक है ना, तो शायद
आपका डिसीजन अलग होता। हाँ। तो अब यहाँ पे जब आ गए तो आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की छोटे मोटा कुछ हो तो फ़ोन से कि भाई उतना कंफर्म कर लें। क्योंकि पेशेंट को रात दिन उसको इतना पेन होता था और मुझे भी उसको पैर दबाना, बॉडी मसाज करना, ये सब आधी रात को भी मैं करता रहता था। हाँ, ये सब तो तब मैंने देखा आपके घर का वीडियो, तो बड़ी खुशी हुई उस दिन मैंने वीडियो में देखा और आज आपको साक्षात देखते हुए। ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का, आप समझ नहीं सकते कि पूरे बस रो ही रहे हैं और ये चिल्ला रहे हैं, ये रो रहे हैं कि कब तक ठीक होंगे, कब तक ठीक होंगे, कहाँ जाना है बताएं, हम वहीं आएंगे। लेकिन मैं कैसे पेशेंट कैसे बोलूं कि आप यहाँ आ जाओ, लेकिन अब आप देख रहे हैं अपने पैर पे। तो ये आप एग्जाम्पल हैं बाकी लोगों के लिए भी कि इंसान ज़िंदा है, खा सकता है तो ठीक भी हो जाता है और बड़ी जल्दी ठीक होता है। ठीक, ओके, थैंक यू। सर राहुल जी को सीवियर ईज़ोफेजाइटिस, प्रोलैप्स गैस्ट्राइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़, 10+ HbA1c एंड फैटी लीवर, हैप्पीनेस इन एब्डोमेन, हर वक्त गैस, ब्लोटिंग, कभी भी पेट कंफर्ट जोन में है ही नहीं, फटीग, लेथार्जिक, हर वक्त काम में उठ भी रहे हैं, पूरी नींद भी ले रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। अभी ही केम ऑन 31st, इट्स 31st को। हाँ जी, आज कितना तारीख? 4 तारीख है आज। 4 दिन हो गए है ना जी। 4-5 दिन हो गए। ओवरऑल ही इज़ फीलिंग वेरी बेटर, वेरी एनर्जेटिक, शुगर कंट्रोल, 2 किलो इनका वेट लॉस भी हो गया वेट लॉस है। भी हो गया 4 दिन में, 2 किलो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बड़ा अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और आज हम आपसे रूबरू हो पाए। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि ये आपके दिशा निर्देश पे काम कर रही हैं और हमारा बड़ा ख्याल रख रही हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं पहले एलोपैथिक तो ले रहा था, 3 साल से मेरा लीवर का जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ता गया। एलोपैथी में गया, एलोपैथी में मेडिसिन बताई गई, इलाज नहीं बताया गया, जो मेरे साथ बड़ी परेशानी आई। आपकी वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ अपना चिकित्सालय है, तो यहाँ पर आया तो मालूम पड़ा कि मेडिसिन ही सब कुछ नहीं है। मेडिसिन के अलावा जो आपकी डाइट और जो आपका रूटीन है, जो आपने गाइड किया, जिससे हमारी आंखें खुली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब मैं आया 31 तारीख को, 1 तारीख से मैंने अपनी कोई बीपी की मेडिसिन, कोई शुगर की मेडिसिन, किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, मेरी जो थी डिप्रेशंस की, कोई मेडिसिन मैंने नहीं ली। मैं विदाउट मेडिसिन यहाँ पर इस वक्त हूँ और मेरा शुगर भी नॉर्मल है, 100 है, और रात का भी शुगर मेरा 120 है, जो 10.2 HbA1c था। माइंडसेट पहले यह काम करता था कि जो मुझे जीना है वो सिर्फ खाने के लिए जीना है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो ये एक उपलब्धि मैंने यहाँ पर हासिल करी और बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हम सब लोगों का ध्यान रखें, हम सब लोगों का ख्याल रखें और दिशा निर्देश देते रहें। बस एक प्रॉब्लम है जो मेरी एक रह गई है, जो रात की नींद मुझे नहीं आती, स्लीपिंग 3 पिल्स लेनी पड़ रही हैं। मैम को बताया था, श्वेता मैम को, उसका समाधान मेरे को और दे दीजिए। समाधान करते हैं। आप लोअर लेग हॉट वाटर मशीन ट्राई किया करते हो रात को सोने से पहले? अच्छा, तो एक काम आज कीजिए, पहले तो लोअर लेग हॉट वाटर मशीन कर रहे हैं सोने से पहले? जी। कितने बजे कर रहे हैं? तकरीबन हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब 4-5 बजे। नहीं, सोने से पहले करना है ना? नहीं, तो रात को मान लो 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे कीजिए, 9 से 9:30 के बीच में। ठीक है डॉक्टर। तो आज करके देखिए, बाकी आप सब लोग कल इनसे पूछिएगा नींद आई कि नहीं आई। नींद कैसे आती है थोड़ा समझ लीजिए, क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहली बात याद रखिए, जब भी नींद आती है वो तभी आती है जब आपका बॉडी का टेम्परेचर गिरता है। यानी कि हर रात को आपको नींद आती है तो हर रात को बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा तो ही नींद आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पेशेंट में, जैसे आपके साथ हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा या बीपी ड्रॉप नहीं हो रहा, ये दोनों चीज़ ड्रॉप होना चाहिए तो ही नींद आएगी। ठीक है ना? दैट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब जब आप बता ही रहे हैं कि नींद नहीं आती है तो ये दोनों परिस्थिति को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे आज रात को सोने से पहले। जब करेंगे ना जी, क्योंकि वो गर्म पानी में दोनों पैर रख के बैठेंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जब करें बढ़ेगा, उस वक्त बढ़ेगा। ओके, उस वक्त बढ़ जाएगा ना आधा डिग्री। अब जब हॉट वाटर से बाहर निकलेंगे तो अब बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नेचुरली वापस आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना? और यही हम चाहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है तो ही नींद आती है।
जिस कमरे में हॉट वाटर इमर्शन आप इनके कमरे में ना करके उसका थेरेपी रूम में ले जाके करेंगे, कहाँ करेंगे? रूम में नहीं करना है, थेरेपी रूम में ले जाना है। और उस वक्त इनके रूम का एसी का टेम्परेचर जितना डाउन हो सके कर देना, ठीक है, बिल्कुल चिल्ड, ठीक है ना। तो जैसी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बीपी भी थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, दोनों चीज़ हो गए। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, कमरा ऑलरेडी चिल्ड है, तो बॉडी का टेम्परेचर फर्दर ड्रॉप होगा, कंबल ले लेना। तो इससे नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी। नींद आने के बाद कोई केयर टेकर जो टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकता है। तो ये जुगाड़ है, एटलीस्ट पेन किलर से तो बढ़िया है। एक तरफ पेन किलर ले रहे हैं, उससे अच्छा ये जुगाड़ कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर रात को नीचे आएगी तो ही नींद आएगी। तो जब लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करके हमने बॉडी का ब्लड प्रेशर भी नीचे किया और ठंडे कमरे में एंटर करते ही बॉडी का टेम्परेचर भी नीचे आ गया। एक तीसरी और आखिरी बात है यहाँ पे कि अगर आपको रात को 10 बजे ठीक से सोना है तो 6-7 बजे के बाद डोंट बी ऑन ए ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में दिन में रहना है। जितना ब्राइटनेस में दिन में रहेंगे उतना अच्छी नींद रात को आएगी, और जितना डार्कनेस में रात को रहेंगे उतनी अच्छी नींद रात को आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आज करके देखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।